अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग एनालॉजी, जिसे हम लोग सादृश्यता बोलते हैं, उसका हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग सादृश्यता के अंदर ये समझते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, या क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर, या किन किन टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एनालॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एनालॉजी के क्वेश्चंस को करने के लिए। यहीं पर अगर मैं टाइप्स ऑफ एनालॉजी की बात करूं कि किस किस तरीके की एनालॉजी होती है, तो पहली तो होती है वर्ड एनालॉजी। अब वर्ड एनालॉजी के अंदर भी 7 तरीके की एनालॉजी होती है। एनालॉगियस पेपर पेयर कॉम्पिलेशन, एनालॉगियस पेयर सिलेक्शन, सिमिलर वर्ड सिलेक्शन, एनालॉजी डिटेक्शन, मल्टीपल वर्ड एनालॉजी, डबल एनालॉजी, एनालॉजी बेस्ड चूजिंग लेटर्स। ठीक है, ऐसी अनुरूप जोड़ी पूर्णता, अनुरूप जोड़ी चयन, समान शब्द चयन, सादृश्य जांच, एकाधिक शब्द सादृश्य, दोहरा सादृश्य और अक्षरों के चयन पर आधारित सादृश्य। ठीक है, इसके बाद यहीं पर अगर मैं 12.2 की बात कर लूं तो ये हो जाती है वर्णमाला सादृश्य, मतलब जो कि अल्फाबेट के ऊपर आधारित होती है। सबसे पहली वर्ड के ऊपर और उसके बाद अल्फाबेट के ऊपर। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है नंबर एनालॉजी। अब नंबर एनालॉजी के अंदर चूजिंग अ नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं, चूजिंग अ सिमिलैरिटी या सिमिलर रिलेटेड पेयर इन द गिवन पेयर ऑफ द नंबर, choosing a number similar to the set of numbers and the choosing a number set similar to a given number set। ठीक है, इस तरीके की 4 तरीके की नंबर एनालॉजी हो जाती है। फिर लास्ट में आ जाती है लेटर नंबर एनालॉजी। ठीक है, लेटर और नंबर्स को मिला करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हो जाती है वर्ड, फिर हो जाती है अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट भी कह सकते हैं, लेटर एनालॉजी भी कह सकते हैं इसको आप। फिर तीसरे नंबर पे हो जाती है नंबर एनालॉजी, और चौथे नंबर पे लेटर और नंबर दोनों को मिलाकर के जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आ जाते हैं 12.4 के अंदर। ठीक है, जिसे हम लोग अक्षर संख्या सादृश्य भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए एक एक करके इसके क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग और फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे जी। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, कि क्या होता है एनालॉजी। देखो, एनालॉजी के अंदर बहुत ही एक सिंपल सा रूल इसके अंदर चलता है कि एक का संबंध अगर दो से है तो चार का संबंध किससे होगा। मतलब एक रिलेशन आपको दिखाया जाता है और दूसरे रिलेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशन किसी पर भी आधारित हो सकता है, नंबर पर हो सकता है, अल्फाबेट पर हो सकता है, किसी वर्ड पर हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल लिखा गया इंडिया और इंडिया के आगे लिख दिया गया दिल्ली। अब ऐसे ही दे दिया गया बांग्लादेश और बांग्लादेश के आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। तो मतलब यहां से क्या बात समझ में आ रही है कि भाई इंडिया की कैपिटल क्या है, आपकी क्या कहते हैं, दिल्ली है। और इसी तरीके से बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, वही इसके अंदर पूछी गई है। ठीक है, तो इसीलिए वो हो जाते हैं वर्ड एनालॉजी के। अगर यहीं पर मैं नंबर दे दूं तो वो हो जाती है नंबर एनालॉजी, और वहीं पे अगर मैं अल्फाबेट या लेटर दे दूं तो वही हो जाती है लेटर या फिर अल्फाबेटिकल एनालॉजी। ठीक है, तो बेसिकली एक रिलेशन आपको दिया होता है और दूसरा रिलेशन आपको निकालना होता है। इसे समानता का अर्थ, समानता भी कहते हैं हम लोग, सादृश्यता भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, सिमिलैरिटी भी कहते हैं, रिजेम्बलेंस भी कहते हैं, ये सारे वर्ड्स इसके ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर्स एलिमेंट। आपको सबसे पहले तो जो भी आपको क्वेश्चन आपके सामने आया है, सबसे पहले तो उसके बीच में रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना होता है कि आपस में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जब रिलेशन पता होगा तभी तो हम सवाल के ऊपर जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड नंबर पे दिया हुआ कंप्लीट द अदर पेयर। कंप्लीट का मतलब एक दिया होता है, दूसरे पेयर को हमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है, now it's clear that analogy is established when two pairs element bear the same relationship। बिल्कुल सही बात है, दो रिलेशनशिप आपको दिए जाते हैं, एक में दिया जाएगा सॉल्व करके और दूसरे के बारे में आपसे यहाँ पर इसके अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जो किस तरीके के इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले होती है वर्ड एनालॉजी। अब वर्ड एनालॉजी के अंदर क्या होता है, शब्द। अब शब्द को, वो शब्द ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, इसको वर्ड एनालॉजी भी कह सकते हैं और वर्ल्ड एनालॉजी भी कह सकते हैं, WORLD वाली एनालॉजी।
क्योंकि इसके अंदर दुनिया की कोई भी चीज आ सकती है। कोई देश दे देगा, उसका कैपिटल दे देगा, कोई देश दे देगा, उसकी करेंसी दे देगा, करेंसी, कैपिटल, रिवर, लेक्स, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है पर्टिकुलर वर्ड एनालॉजी वाला, इसके लिए आपका थोड़ा अगर जीएस वाला पार्ट थोड़ा सा अगर मजबूत है तो और अच्छे से आप लोग इन चीजों को समझ पाएंगे या कर पाएंगे। तो वर्ड एनालॉजी को बेसिकली 7 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहली, एनालॉगियस पेयर कॉम्पिलेशन, एनालॉगियस पेयर सिलेक्शन, सिमिलर वर्ड सिलेक्शन, एनालॉजी डिटेक्शन, मल्टीपल वर्ड्स एनालॉजी, डबल एनालॉजी, और उसके बाद एनालॉजी बेस्ड ऑन चूजिंग लेटर पर, ठीक है। इस तरीके से 7 तरीके की एनालॉजी यहाँ पर बनाई गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए किस तरीके से, जैसे यहाँ पर एक तो आपको सिनोनिम वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे हम लोग समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी का मतलब एक जैसे वर्ड जिनका मीनिंग हो रहा हो। एबडक्ट या किडनैप, एंडलेस, एटर्नल, वैकेंट, एम्प्टी, डेयर्थ, स्कार्सिटी, इनके मीनिंग लगभग एक जैसे हैं। एंटोनिम क्या हो जाता है? अपोजिट, मतलब विलोम वाला, कि ये है, इसका अपोजिट क्या है। नोटिस करना, किसी चीज को आप नोटिस कर रहे हो, किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। तो अपोजिट वाला हो गया। इसके बाद कंट्री एंड कॉन्टिनेंट का रिलेशन काफी बार आ जाता है। कंट्री दे रखी है और उसके बाद उसी के अंदर उसका कॉन्टिनेंट दे दिया जाता है, ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में आ रही है। जैसे इंडिया एशिया में है, ब्राजील साउथ अमेरिका में, ठीक है। इस तरीके से कंट्री कॉन्टिनेंट का भी रिलेशन आ जाता है, मतलब देश और महाद्वीप का रिलेशन भी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कंट्री एंड कैपिटल का भी रिलेशन आ जाता है। देश होगा और उसके बाद उसकी राजधानी दी होगी। इसके बाद में अगर मैं देखूं तो स्टेट एंड कैपिटल का रिलेशन आ जाता है। आपको राज्य दी जाएगा और उसके बाद राजधानी, जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ, उड़ीसा भुवनेश्वर, गुजरात गांधीनगर, ऐसे ये रिलेशन भी आ जाता है, ठीक है, स्टेट कैपिटल का। कंट्री और करेंसी का रिलेशन आ सकता है। देश और उसकी मुद्रा, मतलब एक देश दिया जा रहा है और उसमें क्या मुद्रा चलती है, ठीक है। इसके बाद में कंट्री एंड पार्लियामेंट का रिलेशन आ जाता है। देश और संसद, कौन सी देश के अंदर उस संसद का नाम क्या होता है। जैसे यूएसए के अंदर कांग्रेस बोली जाती है संसद का नाम, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है, ईरान के अंदर मजलिस है। तो ऐसे देश और उसकी संसद। कंट्री एंड रिवर का रिलेशन आ जाता है, जैसे देश है और उसकी रिवर का, कि इस देश के अंदर ये रिवर बहती है तो इस देश के अंदर कौन सी रिवर बहती है, ठीक है। एनिमल एंड यंग वंस, एनिमल और यंग वन, मतलब एनिमल दे रखा होगा और उसके यंग वन, मतलब उनके बच्चे को क्या बोला जाएगा या उसके नवजात को क्या बोला जाएगा, ठीक है। जैसे कैट, किटिन, स्टैग, फॉन, ठीक है, बिल्ली, बिलौटा, बारहसिंगा, हिरन का बच्चा, ठीक है, बाघ, शावक हो गया, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, आगे दिया हुआ है एनिमल या फिर थिंग्स एंड देयर कीपिंग प्लेस, मतलब कौन सी जानवर या कोई भी चीजें हैं उसको कहाँ पर रखा जाता है या उसके रखने की प्लेस क्या है, ठीक है। जैसे बर्ड्स हैं, आइवरी में रहती हैं, फिश है एक्वेरियम में रहती हैं, बीज हैं एपरी में रहती हैं, एनिमल्स जू में रहते हैं। इस तरीके से ये भी रिलेशन आपको दिया जाता है, जानवर और उनकी चीजें रखने का स्थान। इसके बाद मेल एंड फीमेल, नर और मादा, जैसे डॉग है, मतलब मेल ये हो गया तो उसकी फीमेल क्या हो गई, ये डॉग है तो वो बिच हो गया, हॉर्स है तो मेयर हो गया, लॉयन है तो लॉयनेस हो गया, ठीक है। इसके बाद वर्कर और टूल, मतलब कौन सा वर्कर किस टूल का इस्तेमाल करता है, कर्मी और उसका उपकरण। कौन सा कर्मी है, मतलब क्या कहते हैं, कोई वॉरियर है, प्लम्बर है, क्या है, लेबर है, कारपेंटर है, ठीक है, दर्जी है, कौन है, और उसका क्या टूल वो यूज करता है, ठीक है। तो कर्मी और उसका टूल, मतलब वर्कर एंड टूल का भी रिलेशन इसमें आता है। इसके बाद प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, कौन सा उत्पाद है, उसका कच्चा माल क्या है, ठीक है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ तो उसका उससे पहले उसका रॉ मटेरियल क्या था, जैसे पेपर होता है पल्प से बन के तैयार होता है, फर्नीचर है वुड से बन के तैयार हो रहा है, इस तरीके से। वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, कौन सा वर्कर है और वो कहाँ पर कार्य करता है, ठीक है, ये चीज हो जाती है। इसके बाद इसके अंदर है क्वांटिटी एंड यूनिट, कौन सी क्वांटिटी है, मात्रा और इकाई, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस ओएचएम में, प्रेशर पास्कल में, टेम्परेचर डिग्री में नापा जाता है, ऐसी एनर्जी जूल में नापा जाता है। कौन सी क्वांटिटी है और वो किस में नापी जाती है, किस यूनिट में। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और उससे क्या चीज हम लोग मेजरमेंट काम करने का काम करते हैं। थर्मोमीटर है, टेम्परेचर नापते हैं, एनोमीटर है, विंड नापते हैं, सीस्मोग्राफ से अर्थक्वेक, ठीक है, उपकरण और उसका माप। टूल एंड एक्शन, उस टूल से क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है, उपकरण और उसकी क्रिया। जैसे माइक्रोस्कोप से आप लोग क्या करते हैं, मैग्नीफाई करने का, कोई भी काम करने का काम करते हैं। कोई भी चीज बहुत ही छोटी दूर पे दी हुई है उसको बड़ा देखने का काम करते हैं। शील्ड से गार्ड, स्पून से फीड करने का काम करते हैं, इस तरीके से। स्टडी एंड टॉपिक, अध्ययन और विषय,
कौन सा स्टडी है और स्टडी को क्या बोला जाता है? किसी भी चीज का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जा रहा है? अगर आप बर्ड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसे ऑर्निथोलॉजी बोला गया है। फॉसिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे पैलियोंथोलॉजी बोला जाता है। इंसेक्ट के लिए एंटोमोलॉजी, सॉइल के लिए पैडालॉजी हो जाता है। तो इस तरीके से किस चीज की आप स्टडी कर रहे हैं और उसको क्या अध्ययन बोला जा रहा है, किस विषय के बारे में और किस अध्ययन के बारे में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे इसी के अंदर बात करूं तो इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस, मतलब कि व्यक्ति और उसका निवास स्थान। ठीक है, कौन सा व्यक्ति और वो कहाँ पर रहता है? जैसे चूहा है, बिल में रहता है। एस्किमो है, इग्लू में रहते हैं। सोल्जर्स जो हैं बैरक में रहते हैं। चील घोंसला, घोड़ा अस्तबल, कौन सी चीज कहाँ पर रखी जाती है या वो उसका निवास स्थान क्या है? ठीक है, डॉग कैनल में। इसके बाद गेम्स एंड प्लेइंग प्लेस, कौन सा गेम है और वो कहाँ पर खेला जाता है? जैसे क्रिकेट है, पिच पर खेली जाती है। टेनिस कोर्ट में, स्केटिंग रिंक में होती है, रेसलिंग एरेना में होती है। खेल और खेलने का स्थान हो गया। ठीक है, इसके बाद स्पोर्ट्स एंड प्लेयर, कौन सा खेल है और वो क्या खिलाड़ी है? जैसे टेनिस है, सानिया मिर्जा के लिए जाना जाता है। बैडमिंटन साइना नेहवाल। हॉकी संदीप सिंह। क्रिकेट मिताली राज। इस तरीके से कौन सा खेल और उसका खिलाड़ी का भी कॉम्बिनेशन आ जाता है। स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स टर्म आ जाते हैं, जैसे स्मैश। ये स्मैश जो टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिकली बैडमिंटन और टेनिस के लिए खेली जाती है जब स्मैश शॉट मारा जाता है। होम रन, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बेसबॉल के अंदर बोली जाती है। ठीक है, डमी है ब्रिज के अंदर। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी के अंदर बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे सभी का इसके अंदर आपको दिया हुआ है। इसके बाद स्पोर्ट्स एंड कप एंड ट्रॉफीज, कौन सा स्पोर्ट्स है, कौन सा खेल है और उसके लिए कौन सी कप या फिर ट्रॉफी होती है, ये ध्यान रखना है। जैसे गोल्फ राइडर कप। फुटबॉल के लिए दुरंत कप होता है। बैडमिंटन के लिए ऊबर कप होता है। क्रिकेट के लिए दुलीप ट्रॉफी होती है। ठीक है, ये चीज है। अगला एनिमल और साउंड, कौन सा एनिमल है और वो क्या साउंड प्रोड्यूस करता है? कौन सा जानवर है, उनकी आवाज क्या है? लॉयन है राउर करता है। हॉर्स है नी करता है। डॉग है बार्क करता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग कोई ना कोई आवाज होती है, वो आवाज से भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे कंट्री एंड नेशनल गेम, कौन सा कंट्री है और उसका नेशनल गेम क्या है? हर देश का कोई ना कोई एक नेशनल गेम होता है, तो नेशनल गेम भी पूछ लेता है। ब्रिटेन का क्रिकेट है, इंडिया का हॉकी है, यूएसए का बेसबॉल है। सबका कोई ना कोई राष्ट्रीय खेल होता है, वो भी पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद कंट्री और नेशनल एम्बलम, देश है और उसका नेशनल एम्बलम क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इंडिया का जैसे लॉयन है। ठीक है, यूके का रोज है। कनाडा का व्हाइट लिली है। स्पेन का ईगल है। तो ऐसे कौन सी कंट्री है और उसका क्या देश जो दे रखा है और उसका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, नेशनल एम्बलम क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलती हैं। और कुछ बेसिक चीजें जो इसके अंदर समझने वाली हैं वो क्या है, जैसे स्पोर्ट्स एंड कप, अवार्ड्स आ जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसे हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोलते हैं। हिस्ट्री इतिहास से रिलेटेड आ जाते हैं। पॉलिटिक्स आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्योग्राफी और सोशल फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है, और मॉन्यूमेंट्स एंड फेमस पर्सनैलिटीज, प्रसिद्ध व्यक्ति जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली कुछ आपकी चीजें आपको दी होती हैं। तो आपने देखा जो भी अभी मैंने एग्जांपल दिए वो बेसिकली सभी के अंदर कहीं ना कहीं आते हैं। पूरे वर्ल्ड की कोई भी चीज इसके अंदर आकर के आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए इसी के बाद अगर मैं अल्फाबेट एनालॉजी की बात कर लूं तो अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर क्या है, इसके अंदर अल्फाबेट से रिलेटेड आपको चीजें दी जाएंगी। अल्फाबेट्स दिए जाएंगे, अपोजिट होंगे या फिर उसके प्लेस वैल्यू से रिलेटेड होगी। कुछ ना कुछ लेटर्स के अंदर प्लस माइनस चल रहा होगा, अपोजिट हो रहा होगा, वही अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर अगर मैं बात कर लूं नंबर एनालॉजी की, तो नंबर एनालॉजी सीधी सी बात है नंबर के ऊपर आधारित होगी। नंबर से रिलेटेड सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या स्क्वायर कुछ ना कुछ या क्यूब, इस तरीके से कोई ना कोई चीज दी जाती है, वो नंबर एनालॉजी के अंदर पूछ ली जाती है। संख्या सादृश्य जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, चूजिंग अ नंबर, choosing a similar related pair in the given information, choosing a number similar to a set of numbers और choosing a number set similar to a given number, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके आधार पर। ठीक है, और आखिरी में आ जाता है लेटर और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन। इसके अंदर लेटर और नंबर दोनों का मैटर आ जाएगा। कुछ लेटर दिए होंगे, कुछ नंबर दिए जाएंगे और फिर ये देखना होगा कि ये लेटर और नंबर से क्या चीज बनके तैयार हो रही है। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके अंदर आपके बेसिक जो है वो ये वाली सारी चीजें इसके अंदर पूछी जा रही हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर पहले पर। सबसे पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए जरा देखते हैं क्या है। बोला गया था रिवर
स्ट्रीम हिंदी में भी लिखा हुआ है नदी मतलब धारा, और ओशियन के लिए पूछा गया मतलब महासागर के लिए पूछा गया है। करंट, पॉन्ड, डैम या सी मतलब धारा, तालाब, बांध या फिर समुद्र। ठीक है, करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, नदी अगर धारा से संबंधित है, ऐसी महासागर जो होगा ना वो धारा से संबंधित होगा, मतलब करंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो धारा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, करंट जो है वो इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, हाँ, आइए देखें इसके अंदर। देखें, अवधारणा 12.1.1 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया है। जैसे धारा का निर्माण नदी द्वारा होता है, वैसे ही धारा का निर्माण महासागर द्वारा होता है। मतलब प्रवाह जो होता है, जिसे हम लोग प्रवाह बोलते हैं या करंट बोलते हैं, इसका निर्माण महासागर द्वारा कहीं ना कहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सही जवाब होगा प्रवाह मतलब करंट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आया है, आइए बढ़ते हैं। मैगजीन एडिटर, भाई मैगजीन जो होती है वो एडिटर उसे देखता है, एडिटर ही उसे एडिट करता है, बनाता है। ऐसी ड्रामा कौन क्रिएट करता है? डायरेक्टर, प्लेयर, मैनेजर या फिर एक्टर? पत्रिका का संबंध अगर संपादक से है तो नाटक का संबंध किससे होगा? निर्देशक से, खिलाड़ी से, प्रबंधक से या फिर अभिनेता से? करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन देखते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर। देखिए, इसके लिए ए ऑप्शन निर्देशक जो है, डायरेक्टर जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही होगा। क्यों? भाई अवधारणा 12.1.1 का यूज करते हुए संपादक की भूमिका पत्रिका को प्रकाशित करती है, उसी तरह निर्देशक की भूमिका नाटक को निर्देशित करती है। बिल्कुल सही बात है, नाटक जो होता है, ड्रामा जो होता है, उसे डायरेक्टर ही डायरेक्ट करता है, वही बनवाता है उसे। ठीक है, तो निर्देशक इसके लिए बिल्कुल सही है, डायरेक्टर। परफेक्ट। अगला क्वेश्चन आया है, आर्क के लिए सर्कल है तो लाइन के लिए क्या होना चाहिए? पॉइंट, रेक्टेंगल, एलिप्स या फिर स्पेयर? चाप अगर वृत्त से संबंधित है तो रेखा का संबंध किससे है? बिंदु से, आयत से, दीर्घवृत्त से या फिर गोला से? ठीक है, करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन देखते हैं जी। देखिए, चाप का संबंध अगर वृत्त से है तो रेखा का किससे होगा? रेखा का संबंध किससे होगा, आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखें, रेखा का संबंध जो होगा वो आयत से होगा। आयत का मतलब हो गया रेक्टेंगल से होगा। ठीक है, रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडिंग द लाइन। आयत जो होता है वो रेखा को बढ़ा करके बनाया जाता है, तो इसके लिए आयत बिल्कुल सही जवाब है, रेक्टेंगल इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है, क्या फ्रेंच फ्रांस ये लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया। फ्रेंच जो होती है लैंग्वेज, फ्रेंच इज अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन फ्रांस, एंड डच इट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। डच भी एक लैंग्वेज। अब ये कहाँ बोली जाती है? हॉलैंड में बोली जाती है, नॉर्वे में या फिजी में या फिर स्वीडन में? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन को देखते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। बिल्कुल सही बात है, हॉलैंड। इसके लिए हॉलैंड बिल्कुल सही जवाब है। फ्रेंच इट इज अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन फ्रांस, एंड डच इट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन हॉलैंड, जो कि हॉलैंड के अंदर बोली जाती है। ठीक है, फ्रांच जो है वो फ्रांस की भाषा है, उसी प्रकार डच जो है वो नीदरलैंड की भाषा है, और नीदरलैंड का मतलब हो गया हॉलैंड, नीदरलैंड का एक क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो हॉलैंड इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है फिफ्थ नंबर, क्या कह रहा है? ड्रेस का रिलेशन अगर टेलर से है तो पोशाक का संबंध जैसे अगर दर्जी से है तो किसका संबंध कारपेंटर से होगा? ठीक है, मतलब दर्जी जो होता है, टेलर जो होता है वो ड्रेस तैयार करता है, ऐसी बढ़ई क्या तैयार करता है, बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है। लकड़ी तैयार करता है, असबाब तैयार करता है, चमड़ा या फिर कपड़ा? वुड, फर्नीचर, लेदर या फिर क्लॉथ? एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन देखते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, देखें
इसके लिए बी असबाब बिल्कुल सही जवाब होगा, फर्नीचर जैसे हम लोग कहते हैं भाई। ड्रेस जो होता है वो टेलर बनाता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी फर्नीचर जो होता है वो कारपेंटर बनाता है, ठीक है। तो फर्नीचर इसके लिए बिल्कुल सही है, और फर्नीचर को हिंदी में बोला जाता है असबाब, ठीक है। तो जैसे एक दर्जी पोशाक बनाता है, वैसे बढ़ई जो होता है वो असबाब बनाता है, बिल्कुल सही बात है। एज ए टेलर मेक्स ड्रेस, सिमिलरली अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, फर्नीचर को तैयार करता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आया है, फिर दोबारा से देखेंगे। जेन्युइन ऑथेंटिकेट, ऐसी मिराज के लिए क्या होना चाहिए? असली, प्रमाणिक। तो मृग तृष्णा को के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रतिबिंब, छवि, भ्रम या शरण। जेन्युइन का संबंध अगर ऑथेंटिकेट से है तो मिराज का रिलेशन किससे होगा? रिफ्लेक्शन से, इमेज से, इल्यूजन से या फिर हाइड आउट से। चलिए करिए एक बार, फिर सॉल्यूशन को देखते हैं जी। चलिए देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, अवधारणा वही लगाई जा रही है 12 1.1 बार बार, ठीक है। असली, प्रमाणित। देखिए असली और प्रमाणिक मतलब कोई भी चीज अगर असली है, जेन्युइन है, तो ऑथेंटिकेशन उसका एक बहुत ही लाजमी सी बात हो जाती है। मतलब ये वर्ड्स जो हो जाते हैं दोनों लगभग एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। असली होना, जेन्युइन होना या ऑथेंटिकेट होना, ये बिल्कुल दोनों एक जैसे बने हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। अब मृग तृष्णा क्या होता है, मिराज क्या होता है? मिराज जो होता है वो एक तरीके का इसके अंदर इल्यूजन टाइप का होता है, भ्रम होता है, ठीक है। जब कभी भी आप इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, काफी बार आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में, जब मई जून की गर्मी होती है बहुत ज्यादा, जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो बहुत दूर सड़क पे काफी बार ऐसा नजर आ रहा होता है, किसी हाईवे पे आप जा रहे हैं, बहुत दूर ऐसा नजर आ रहा होता है कि जहां तक आपकी नजर जा रही है बहुत दूर ऐसा नजर आ रहा होगा कि कहीं पे पानी पड़ा हुआ है, सड़क के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, मतलब सड़क गीली है। लेकिन जैसे ही आप उसके पास में पहुंचते हैं, वैसे ही आप वहां पर देखते हैं जाकर के कि वो पानी नहीं है वहां पर बेसिकली, ठीक है। तो वो क्या है? वो एक तरीके का इल्यूजन होता है, वो एक तरीके का भ्रम होता है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही अब जैसे जो आपका एक रेनबो बनता है, अब रेनबो में क्या है? रेनबो भी ये थोड़ी नहीं कि रेनबो कोई चीज बनी हुई है उसको आप जाकर के कैच कर सकते हैं, या कलर्स हैं तो उसको कलर्स को आप जाकर के लेके आ सकते हैं, नहीं। वो भी एक तरीके का भ्रम ही है, वो आपको नजर आ रहा होता है, बारिश के बाद में जो ड्रॉप्स रह जाती हैं उसके द्वारा वो बनता है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का इल्यूजन ही है, ठीक है। तो भ्रम इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। असली का अर्थ प्रमाणिक का होता है, इसी प्रकार मृग तृष्णा का अर्थ जो है वो भ्रम से है। जेन्युइन मीन्स ऑथेंटिकेट, सिमिलरली मिराज मीन्स इल्यूजन, एक तरीके का इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। ये सैंड में भी काफी बार देखने को मिलता है, डेजर्ट एरिया में जब कभी भी आप जाएंगे ऐसा देखने को मिलता है। सैंड बहुत दूर को जब आप सैंड देख रहे होंगे बहुत दूर की, तो लगेगा ऐसा जैसे पानी जैसा है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, सिंपल वो एक मिराज टाइप का बन रहा होता है, इल्यूजन टाइप का होता है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 7th नंबर के, क्या दिया है? प्राइम फेस, प्राइम फेसिया ऑन द फर्स्ट व्यू। प्राइम फेसी का मतलब हो गया कि पहली नजर में, ऑन द फर्स्ट व्यू। ऐसे ही इम पार्ट डायलेक्टो का मतलब क्या होता है? बोथ पार्टीज इक्वली एट फॉल्ट, वाइल लिटिगेशन इज पेंडिंग, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, बियॉन्ड पावर्स। प्रथम दृष्टिया का मतलब है अगर पहली नजर में, तो अपराध का हिस्सा किससे है? अपराध का हिस्सा मतलब दोनों पक्ष समान रूप से दोषी, मुकदमा लंबित होने के दौरान, सभी बीमारियों का इलाज, या शक्तियों से परे, ठीक है। एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन को देखते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए भाई, अपराध का हिस्सा, ठीक है। देखें ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही बताया गया है, एकदम सही है। दोनों पक्ष समान रूप से दोषी, अपराध का हिस्सा का मतलब हो गया दोनों पक्ष समान रूप से दोषी, मतलब ये भी दोषी है और वो भी दोषी है। इन पार्ट डायलेक्टो का मतलब बोथ पार्टीज इक्वली एट फॉल्ट। प्राइम फेसिया is a Latin expression and then meaning of this on the first view. In the same way, meaningful of in part dicto, both parties are equally at fault.
प्राइम फेशिया एक लैटिन अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है पहली नजर में। उसी तरह इन पार्ट डेलिक्टो का अर्थ है दोनों पक्ष समान रूप से दोषी। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 8th नंबर। आइए बात करते हैं। नाइटेंगल के लिए वर्बल लिखा हुआ है, तो फ्रॉग के लिए क्या लिखा जाएगा? नाइटेंगल इज रिलेटेड टू वर्बल इन द सेम वे फ्रॉग इज रिलेटेड टू येल्प, क्रोक, कैकल और स्क्वीक। बुलबुल का संबंध अगर मधुर गाने से है, ऐसे ही मेंढक का संबंध किससे होगा? यल्प से, टर्राना से, किकियाना से या फिर चींची करना से। ठीक है, ये इसके बीच में क्या रिलेशन है आपको पता चल रहा है, ये साउंड है। ठीक है, साउंड के लिए भी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था। साउंड क्रिएट कौन कर रहा है, उस साउंड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, करिए एक बार फिर सॉल्यूशन देखते हैं जी। चलिए देखें, बुलबुल, सीधी सी बात है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, टर्राना। भाई मेढक जो होता है वो टर 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 आवाज करता है, इसका साउंड जो होता है वो टर्राने वाला होता है। ठीक है, जैसे बुलबुल की आवाज मधुर गान होती है, उसी प्रकार मेढक जो होता है वो टटराता है। कभी भी आप रात में अगर कभी आप निकले कहीं से, तो पानी के आसपास से अगर स्पेशली निकलेंगे तो टर 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 की आवाज आ रही होती है, वो फ्रॉग बेसिकली आवाज कर रहा होता है। ठीक है, तो नाइटिंगेल वर्बल, ऐसी फ्रॉग के लिए हो जाएगा क्रोक। क्रोक का मतलब होता है टर्राना। ठीक है, एज साउंड ऑफ नाइटिंगेल इज अ वर्बल, सिमिलरली साउंड ऑफ फ्रॉग इज क्रोक। जैसे बुलबुल की आवाज मधुर गान से है, वैसी मेढक की आवाज टर्राने से है। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 9th नंबर। क्या है? मोनोटोनी इज रिलेटेड टू वेराइटी इन द सेम वे क्रूडनेस इज रिलेटेड टू रिफाइनमेंट, रॉ, सोबरिटी या फिर सिंप्लिसिटी। एक रास्ता का संबंध अगर विविधता से है, तो अशिष्टता का संबंध किससे है? परिष्कार से, कच्चा से, गंभीरता से या फिर सरलता से। ठीक है, करिए एक बार क्वेश्चन को फिर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, अशिष्टता का मतलब, या इसका जो एक कह सकते हैं मीनिंगफुल वर्ड जो इसके साथ का निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है परिष्कार करना। मतलब मोनोटोमी वैरायटी, एक सरता विविधता, बिल्कुल सही बात है। और क्रूडनेस के लिए हो जाएगा रिफाइनमेंट, मतलब परिष्कार। ठीक है, ऐसे ही मोनोटोमी इज एंटोनिम ऑफ वैरायटी, सिमिलरली क्रूडनेस इज द एंटोनिम ऑफ रिफाइनमेंट। ठीक है, एक सरता विविधता का विलोम है, इसी प्रकार अशिष्टता परिष्कार का विलोम है। ठीक है, ये विलोम शब्द है। ठीक है, एक दूसरे के कहीं ना कहीं एंटोनिम है। सिनोनिम तब होता है जब एक जैसे होते हैं, एंटोनिम तब होता है जब एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला दिया है बर्गलर हाउस, तो पायरेट के लिए क्या होना चाहिए? सी, शिप, सेलर या फिर क्रू। चोर, घर, तो समुद्री डाकू किसके लिए होना चाहिए? समुद्र, जहाज, नाविक या फिर दल। ठीक है, करिए एक बार क्वेश्चन को फिर सॉल्यूशन देखते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए। बी ऑप्शन जहाज इसके लिए बिल्कुल सही बात होगा। देखिए, चोर जो होते हैं वो घर के अंदर घुसते हैं, या चोर जो होते हैं घर में घुसते हैं, ऐसी समुद्री डाकू जो होते हैं वो जहाज में घुसते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरे को पहले द्वारा लूटा जाता है, बिल्कुल जैसे घर को चोर द्वारा लूटा जाता है, वैसे ही जहाज को समुद्री डाकू द्वारा लूटा जाता है। बिल्कुल सही बात है, शिप। सेकंड इज रॉब्ड बाय द फर्स्ट, as house is robbed by the burglar, in the same way similarly ship is robbed by the pirate। ठीक है, पायरेट्स, पायरेट्स ऑफ द स्ट्रेंजर एक मूवी भी इसके ऊपर आई थी, वही थी समुद्री डाकू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 11th नंबर। देखें, हिल, माउंटेन इन द सेम वे स्ट्रीम इज रिलेटेड टू। पहाड़ी, पहाड़, तो धारा किसके लिए होनी चाहिए? नदी के लिए, नहर के लिए, हिमनद के लिए या हिम रस्खलन के लिए। रिवर, कैनार, ग्लेशियर या एवेलनेची। ठीक है, एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब जी।
चलिए, तो पहाड़ी का संबंध पहाड़ से है, ऐसी धारा का संबंध किससे होगा, ये पूछा गया है। देखिए भाई, धारा का संबंध जो होगा वो नदी से होगा। धारा जो होती है वो नदी में बहती है, ठीक है। स्ट्रीम किस में होता है, रिवर के अंदर, ठीक है। सेकंड इज लार्जर फॉर्म ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। हेयर माउंटेन इज लार्जर फॉर्म ऑफ हिल, इन द सेम वे रिवर इज द लार्जर फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। सही बात है। हिल छोटा जगह हो गया, उससे बड़ा रूप उसका माउंटेन हो गया। ऐसी स्ट्रीम छोटा हो गया, स्ट्रीम से बड़ा रिवर हो गया। ऐसी पहाड़ी छोटी हो गई, पहाड़ बड़ा हो गया। धारा छोटी हो गई, नदी उससे बड़ा हो गया। दूसरा पहले का बड़ा रूप है। यहाँ पहाड़ पहाड़ी का बड़ा रूप है, उसी तरह नदी जो है वो धारा का बड़ा रूप है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 12th नंबर, पिरामिड इजिप्ट ऐसी एफिल टावर, ये कौन सा कहां पर पाया जाता है। पिरामिड इजिप्ट में मिलते हैं, ऐसी एफिल टावर कहां पर मिलते हैं। स्पेन में, फ्रांस में, कनाडा में या फिर जापान में। पिरामिड मिस्र में पाए जाते हैं, तो एफिल टावर कहां पर है। स्पेन, फ्रांस, कनाडा या फिर जापान। ऑप्शंस दिए हुए हैं, करिए एक बार जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, पिरामिड इजिप्ट में मिल रहे हैं। एफिल टावर कहां पर है, एफिल टावर जो है वो आपका फ्रांस में देखने को मिलता है। पिरामिड मिस्र में स्थित है, ऐसी एफिल टावर आपका फ्रांस में देखने को मिलता है। फ्रांस इसके लिए बिल्कुल सही है। पिरामिड इज सिचुएटेड इन इजिप्ट, इन द सेम वे एफिल टावर इज सिचुएटेड इन फ्रांस। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 13th नंबर, आइए देखते हैं। फुट के आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, ऐसी हैंड के आगे रिस्ट दिया है। हैंड, रिस्ट, ऐसी फुट के आगे क्या होना चाहिए, लेंथ, शू, एंकल या फिर लेग। पैर के आगे क्वेश्चन मार्क है, तो हाथ के आगे कलाई लिखा हुआ है। अब पैर के आगे क्या आना चाहिए, लंबाई, जूता, टखना या फिर पैर, ठीक है। एक बार देखिए फिर आंसर करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए देखिए फुट के आगे ये लिखा हुआ है, एज रिस्ट इज जॉइंट विद द हैंड, सिमिलरली एंकल इज जॉइंट विद द फुट, ठीक है। जैसे कलाई हाथ से जुड़ा होता है, वैसे ही टखना जो होता है वो पैर से जुड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो फुट के लिए क्या हो जाएगा, टखना, ऐसी हाथ के लिए हो जाएगा कलाई। ये जॉइंट से है कि कौन सी किस चीज पे जॉइंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन, टैंकल, एंकल या फिर टखना। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला सवाल है 14 नंबर, आइए देखते हैं। स्मेल फ्लावर्स, सिमिलरली टेस्ट इज रिलेटेड टू वाटर, सॉल्ट, फूड या फिर स्वीट। गंध का संबंध अगर फूल से है, तो स्वाद का संबंध किससे होगा, पानी से, नमक से, भोजन से या फिर मिठाई से। ये देखना है, ठीक है। करिए एक बार फिर आंसर करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए देखिए वी यूज द कॉन्सेप्ट वही 12.1 पर। स्मेल का रिलेशन अगर फ्लावर से है, फ्लावर में स्मेल आती है, वैसे टेस्ट का रिलेशन हो जाएगा फूड से, ठीक है। तो भोजन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। गंध का संबंध अगर फूल से है, तो स्वाद का संबंध भोजन से है। बिल्कुल सही बात है। फूड एकदम सही जवाब, स्मेल फ्लावर, फ्लावर के अंदर स्मेल आती है, ऐसे ही फूड के अंदर टेस्ट आता है। बिल्कुल सिमिलर, एकदम एक जैसा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15th नंबर, आइए बढ़ते हैं। इनहिलेशन फायर से रिलेटेड है, ऐसी कैटलिस्ट का मतलब किससे होगा, कैटलिज्म का मतलब अर्थक्वेक से, स्ट्रीम से, इमरजेंसी से या फिर डिजास्टर से। विनाश का संबंध अगर आग से है, तो प्रलय का संबंध किससे है, भूकंप से, भाप से, आपातकाल से या फिर आपदा से, ठीक है। करिए एक बार फिर आंसर करते हैं जी। जी इनिलेशन इज रिलेटेड टू फायर, कैटलिज्म का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। देखिए देखिए आग का संबंध अगर विनाश से है, उसी प्रकार भूकंप का रिलेशन जो है वो प्रलय से है। किससे है, प्रलय से है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है।
इनिलेशन इज रिलेटेड टू फायर, ऐसे ही कैटलिस्ट जो है ये आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड है। ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। एज फायर कैन बी इनिलेशन, सिमिलरली अर्थक्वेक कैन बी कैटलिज्म। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, भूकंप परफेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16th नंबर। स्मोक पॉल्यूशन, तो वॉर के लिए क्या होना चाहिए? पीस, विक्ट्री, ट्रेटी या फिर डिस्ट्रक्शन? धुआं का संबंध अगर प्रदूषण से है तो युद्ध का संबंध किससे होगा? शांति से, विजय से, संधि से या फिर विनाश से? ठीक है, करिए एक बार फिर सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, देखो स्मोक का रिलेशन अगर पॉल्यूशन से है तो वॉर का संबंध किससे है? वॉर का संबंध होगा डिस्ट्रक्शन से, मतलब विनाश से। भाई धुआं प्रदूषण का कारण बनता है, ऐसे युद्ध जो होता है वो विनाश का कारण बनता है। ठीक है, दूसरा पहले का परिणाम है। ठीक है, उसी तरह जैसे प्रदूषण धुएं का परिणाम है, विनाश जो है वो युद्ध का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है। आखिरी में आकर के क्या होगा? युद्ध अगर होगा तो आखिरी में यही मिलेगा, विनाश ही मिलेगा। ठीक है, पॉल्यूशन इज रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट, इन द सेम वे डिस्ट्रक्शन इज रिजल्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।